हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एरोमेटिक रिएक्शंस का जो एप्लीकेशन होता है, रिएक्टिविटी होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि एक बेंजीन में हम लोग 5 तरह के एरोमेटिक रिएक्शन देखे थे, जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 5 रिएक्शन में हमने बताया था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन। तो इसी पर बेस्ड आज हम उसके रिएक्टिविटी की बात करेंगे। जैसे अगर बेंजीन में कोई ग्रुप लगता है तो वो ग्रुप या तो डोनर हो सकता है या फिर एक्सेप्टर हो सकता है। डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG उसको कहते हैं, और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, जिसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, तो एक्सेप्टर क्या करता है, बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। तो बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बड़े अच्छे से अट्रैक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्टिविटी अच्छी होगी। और अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप के लगने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसका अट्रैक्शन वीक होगा और हम कहेंगे कि उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। देखिए इसमें हमने क्या लिखा है कि डोनर ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, डोनर ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि डोनर ग्रुप बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। वही अगर एक्सेप्टर ग्रुप की बात करें तो एक्सेप्टर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन कम कर देता है, जिसके कारण उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के अगेंस्ट। जैसे यहाँ पर हम एक बेंजीन लिए हैं और डोनर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि डोनर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन होगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ अच्छा अट्रैक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि ये बेंजीन क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव बेंजीन हो गया। ठीक है, तो डोनर ग्रुप बेंजीन में अगर लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसका अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो बेंजीन है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ठीक इसका उल्टा अगर हम बात करें, एक्सेप्टर अगर इस बेंजीन में लग जाए तो एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, यानी कि बेंजीन के अंदर, बेंजीन के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया, डिक्रीज कर गया। सही है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसमें कमेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका वीक अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमना मतलब माइनस चार्ज कम जाना, और माइनस चार्ज अगर कमेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ उसका अट्रैक्शन वीक होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, वीक अट्रैक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होगा कि वीक अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज कम रहा है। नेगेटिव चार्ज क्यों कम रहा है? क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निकाल रहे हैं। तो जब इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव। मतलब अभी बस सिंपल सा यही कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि बेंजीन में अगर कोई डोनर ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, अट्रैक्शन अच्छा होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। अगर बेंजीन के साथ कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकलेगा
कम जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका अच्छा एफिनिटी नहीं होगा, तो कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी इसका क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी देखा डोनर और एक्सेप्टर को लेकर के। तो डोनर्स को हम एक्टिवेटर कहते हैं, एक नया वर्ड जान लीजिए आप। डोनर के होने से बेंजीन क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, और एक्सेप्टर के होने से बेंजीन क्या हो जाता है, लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग डोनर को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर, और एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटर। तो डोनर इज कॉल्ड एक्टिवेटर एंड एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटर। अभी अभी आपने समझा कि डोनर ग्रुप के लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसका बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। अब इसमें भी कई बात है कि कुछ बहुत अच्छा डोनर है, कुछ थोड़ा कम देता है और कुछ बिल्कुल नहीं देना चाहता है। तो कुछ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, कुछ कम खींचता है, और कुछ बहुत कम खींचता है। तो इसीलिए क्लासिफाई किया गया है, अगर एक्टिवेटर है तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर, वीक एक्टिवेटर। तो डीएक्टिवेटर भी है तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, मॉडरेट डीएक्टिवेटर, वीक डीएक्टिवेटर। चलिए देखते हैं इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे ज़्यादा NH2 पर आप देख सकते हैं कि लोन पेयर होता है, यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। अमोनिया ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, उसके बाद है वाटर, उसके बाद है अल्का ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड। मॉडरेटिंग में कौन सा आ जाएगा, OCH3। इससे कमजोर होगा OCH3, क्योंकि C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस करने लगता है इस लोन पेयर के, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, तो इस लोन पेयर का डोनेशन कुछ कम हो जाता है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लेकिन कार्बन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से ये चला जाता है रेजोनेंस में, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये आराम से किसी को दे सकता है। तो सबसे अच्छा एक्सेप्टर मतलब डोनर ये हुआ, उससे ये कमज़ोर है, इससे भी कमज़ोर ये है। और अल्काइल ग्रुप भी डोनर होता है, लेकिन आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है। प्लस आई जो होता है वो क्या होता है, वीक इफेक्ट होता है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हो गया एक्टिवेटर में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचता है लेकिन बहुत नहीं खींचता है, बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हैलोजन। हैलोजन में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या होता है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होगा, जो बीच का है, न बहुत ज़्यादा खींचता है और न बहुत कम खींचता है। तो ये हो जाएगा साइनाइड। इसके बाद नंबर है COOH, इसके बाद है अल्डिहाइड, इसके बाद है ईस्टर, इसके बाद है एसिड क्लोराइड, इसके बाद है एमाइड। ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। हाईली एक्सेप्टिंग ग्रुप, तो दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सेप्टर कौन है, NO2 नाइट्रो ग्रुप, जो मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद है CF3, उसके बाद है CCl3, उसके बाद है NH4+। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ऐसे पूरा रटने का जरूरत नहीं है, देखने से पता भी चलता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर के लिए। अब हम एक बात करते हैं कि अगर बेंजीन में कुछ ग्रुप्स लगे हुए हों, ग्रुप लगा देते हैं, अब वो ग्रुप डोनर होगा या एक्सेप्टर होगा, कुछ तो होगा। अगर डोनर होगा तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, एक्सेप्टर होगा रिएक्टिविटी कम होगा। अच्छा डोनर होगा उसका रिएक्टिविटी बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए OCH3 क्या कर रहा है, +M, NH2 क्या कर रहा है, +M, NO2 क्या कर रहा है, -M, OCH3 ये +M कर रहा है। अब इसमें अभी अभी आपने देखा था कि सबसे अच्छा डोनर कौन सा है, तो सबसे अच्छा डोनर NH2 था, गुड। तो इसीलिए जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन बेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें डोनर बहुत अच्छा होगा। NH2 बहुत अच्छा डोनर है, इसीलिए 3rd नंबर का जो मॉलिक्यूल होगा ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। उसके बाद हो जाएगा 1st नंबर में
और ये जो होता है मॉडरेट होता है, अभी अभी आपने देखा है। तो ये फर्स्ट, इसका ये सेकंड यहाँ पर नंबर होगा, सेकंड। और यहाँ देखिए NO2 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये डीएक्टिवेटर है, इसके बेंजीन बिल्कुल रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो सबसे पीछे हो जाएगा 4। 3 1 2 4 आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन का अगर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है तो। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको रिएक्टिविटी बताना है कि किस तरह के सिस्टम में इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। देखिए लोन पेयर का जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस करने के लिए इस तरह से। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, तो ये इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा और रेजोनेंस परफॉर्म कराएगा। तो इस हिसाब से जो थर्ड नंबर है इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा 4 का, उसके बाद इधर बेंजीन का हो जाएगा, इसका होगा सबसे लास्ट में। क्यों बता रहे हैं, यहाँ लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, वही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए ये सबसे पीछे रहेगा। क्योंकि यहाँ का लोन पेयर sp2 कार्बन पर है, जबकि यहाँ पर भी sp2 है, लेकिन यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पाई बॉन्ड ही कर रहे हैं, तो लोन पेयर वाला सबसे आगे रहा। अब लोन पेयर में से नाइट्रोजन वाला सबसे आगे रहेगा, ऑक्सीजन वाला पीछे रहेगा। अब हो गया बेंजीन और इसमें तुलना करना है, तो बेंजीन और इसमें, बेंजीन में CC डबल बॉन्ड है, इजीली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर बनेगा, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए सबसे पीछे सेकंड रहेगा। अब इसमें देखिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, बेंजीन है, इसमें 2 बेंजीन है, इसमें 2 बेंजीन इस तरह से, इसको डाइफिनाइल बोलते हैं। अब देखिए इसमें 1 बेंजीन कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें 2 बेंजीन ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें 2 बेंजीन, इसमें भी ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर होगा, मैक्सिमम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों? ड्यू टू 2 बेंजीन, 2 बेंजीन है इसलिए। यहाँ भी 2 बेंजीन है, लेकिन यहाँ का 2 बेंजीन जो है अलग अलग है, इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी अलग है, तो ये बटा हुआ है, एक साथ ऐसे नहीं है, तो इसलिए इससे ये ज़्यादा डेंसिटी रख रहा है। एक ही साथ दोनों बेंजीन का पाई क्लाउड सिस्टम यहाँ पर आएगा, जबकि यहाँ पर बटा हुआ है, यहाँ तो सिंगल है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड का, और सबसे लास्ट में फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है, यहाँ पर 2 बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साथ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कलेक्शन मिलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन का, और ये तो सिंगल है तो इसका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइफिनाइल्स है, एक सिंगल बेंजीन है, तो पहले तो सिंगल बेंजीन वाले का सबसे कम होगा, ठीक है, 2 बेंजीन वाले का सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे लास्ट में कौन रहेगा? 4। अब यहाँ पर एक में COOH दिया हुआ है जो माइनस सेम इफेक्ट करता है, और एक में OCH3 दिया हुआ है जिसमें प्लस सेम इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, रेजोनेंस करेगा। अब देखिए कि जो एक्सेप्टर है वो तो डीएक्टिवेट करेगा, डोनर क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। तो थर्ड नंबर डोनेशन हो रहा है उसमें, इसलिए ये सबसे आगे होगा, और इसमें एक्सेप्ट कर रहा है, इससे अच्छा है कि इसमें कुछ नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंड, और सबसे लास्ट में हो जाएगा 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के अगेंस्ट किसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पता लगाते हैं, और ये हम कैसे देखते हैं? डोनर और एक्सेप्टर की वजह से, कहाँ डोनर है कहाँ एक्सेप्टर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे इसमें कहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि डोनर ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पारा डायरेक्टर होता है किसी भी बेंजीन में। मतलब कि अगर कोई बेंजीन है, ऐसा ये बेंजीन है, और आपने इसमें कोई डोनर ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए कि OH क्या है? डोनर ग्रुप।
ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। चलिए रेजोनेंस करके पता लगाते हैं। रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं। माइनस चार्ज फिर उतरेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्टिंग लेगा, इसे हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। OH प्लस माइनस फिर उतरेगा और यहाँ पर, और इस तरह से पाई बॉन्ड यहाँ माइनस यहाँ OH प्लस माइनस फिर से ऐसे उतरेगा और यहाँ पर, तो लास्ट में जो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है वो ये आता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान देने वाला बात ये है कि ये पोजीशन ऑर्थो होता है, ये पोजीशन मेटा होता है और ये पोजीशन पैरा होता है। निगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट negative charge appear on ortho and para position। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पूरे स्ट्रक्चर में आप घूम के देख लीजिए कि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हेंस कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, या फिर सीधे लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मतलब क्या हुआ इसका कि अगर बेंजीन रिंग में कोई डोनर ग्रुप आप लगा देते हैं, डोनर ग्रुप की वजह से जो माइनस चार्ज है वो कहाँ पर आता है, ऑर्थो पर आता है और पैरा पर आता है। तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूट होगा या फिर पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है कि एक्सेप्टर ग्रुप जब बेंजीन में लगता है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैच होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बेंजीन में कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगता है, जैसे कि N डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है बेंजीन का। तो ऑर्थो और पैरा पर जहाँ कभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करता था, वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर कम, पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर, इसलिए हम रेजोनेंस करके आपको एग्जैक्टली बता दे रहे हैं। फिर माइनस उतरेगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप जब आप करेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जब हम बेंजीन में एक्सेप्टर ग्रुप जोड़े तो बेंजीन में एक्सेप्टर ग्रुप के जोड़ने से ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फ्रॉम above structure it is observed that pi electron density minimum, pi electron density is minimum at ortho para position। so इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ऑर्थो पैरा पर आएगा नहीं आएगा। इलेक्ट्रोफाइल तो खुद पॉजिटिव चार्ज का होता है और ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज देखेगा तो वहाँ तो रिपल्सन होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड कहाँ अटैच करेगा, मेटा पर, अटैच्ड एट मेटा पोजीशन। ठीक है, तो यही कारण है कि जब भी बेंजीन में जब कोई एक्सेप्टर ग्रुप लगता है तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म कर देता है, जो भी थोड़ा बहुत बचता है वो मेटा पोजीशन पर बचता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैच्ड होता है। ऑर्थो पैरा पर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ डाटा ऑब्जर्व कराते हैं। देखिए हुआ क्या, टॉल्यून बोलते हैं इसको, टॉल्यून या मिथाइल बेंजीन भी आप इसको कह सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोटॉल्यून, मेटा नाइट्रोटॉल्यून, पैरा नाइट्रोटॉल्यून। मतलब
कि यहाँ पर HNO3 और H2SO4 को मिला करके हम पढ़ा चुके हैं NO2+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है, यानी कि इस रिएजेंट से आपको मिलेंगे नाइट्रो। अब वो नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जाएगा? बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप जब लगा हुआ है तो ये तो डोनर होता है। वीक या स्ट्रॉन्ग है क्या? डोनर। डोनर को एक्टिवेटर, और डोनर के केस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होता है? ज़्यादा, मैक्सिमम होता है ऑर्थो पर और पैरा पर, यानी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट जो होगा मेजर होगा उसका, और जो मेटा पोजीशन का होगा वो क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको ऑब्जर्व कराते हैं। देखिए CH3 क्या है? इसको आप R लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप है। तो ऑर्थो का परसेंटेज देख सकते हैं 58% है, मेटा का 4% है और पैरा का 37% है। यानी कि ऑर्थो का परसेंटेज मतलब मेजर प्रोडक्ट तो दोनों होगा, ऑर्थो भी होगा मेजर और पैरा भी होगा मेजर, दोनों ही मेजर प्रोडक्ट है। और मेटा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेटा विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो ऑर्थो और पैरा का परसेंटेज ज़्यादा होगा, मेटा का परसेंटेज कम होगा, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा नहीं है जितना कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि हम या तो ऑर्थो पर जुड़े या फिर हम पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएं। अब देखिए हुआ क्या कि अगर आपका अल्काइल CH3 है, छोटा सा अल्काइल है, ऑर्थो का परसेंटेज ज़्यादा है मेटा से, पैरा से। मेटा तो बिल्कुल कम है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी देखिए मेटा का परसेंटेज कम है। अगर अल्काइल का साइज बढ़ता है तो देखिए अल्काइल का अगर साइज बढ़ाइएगा तो रिपल्सन होगा ऑर्थो वाले में, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है दोनों पास में है, तो साइज बड़ा होगा तो इसके साथ इसका रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो उसका परसेंटेज कम होगा, यानी वो अनस्टेबल प्रोडक्ट माना जाएगा। तो देखिएगा 2 कार्बन वाला लेते हैं तो जहाँ 58% बनता था 49%, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा लेकर के आपको समझा रहे हैं, 49% बन रहा है और यहाँ पर ये भी 40, दोनों हो गया इक्वल। अगर आप कार्बन को और ज़्यादा कर देते हैं और बल्कि ले लेते हैं, 2 डिग्री ले लेते हैं, तो देखिए ऑर्थो परसेंटेज घट के क्या हो गया? 30%, और 30% हो गया और ये हो गया 62%, 62%। कौन? पैरा वाला प्रोडक्ट। और अगर 3 डिग्री ले लेते हैं तो ऑर्थो परसेंटेज एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री तो यहाँ पर सस्टेन ही नहीं करेगा, बहुत हेवी रिपल्सन आएगा, और मतलब 73% अप्रॉक्स जो है पैरा पोजीशन ही मेजर होगा। तो अल्काइल ग्रुप के साइज के अकॉर्डिंग ऑर्थो मेजर होगा कि पैरा मेजर होगा, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, 1 या 2 कार्बन तक तो सही रहता है, लेकिन जैसे ही 2 कार्बन से बढ़ता है, 2 डिग्री से बढ़ते हैं, 3 डिग्री में तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इस तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे मेजर तो ऑर्थो और पैरा होगा, लेकिन माइनर होगा मेटा। अब ऑर्थो और पैरा में अगर पूछा जाए और अल्काइल ग्रुप इस तरह से आएगा तो उसका वेरिएशंस इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम नॉर्मल क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अगर इसमें बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटर। और आप जानते हैं डीएक्टिवेटर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजता है? मेटा पोजीशन पर। तो आप देख सकते हैं मेटा का परसेंटेज कितना है? 93%। मेटा प्रोडक्ट जो है ये क्या है? 93% है, यानी ऑर्थो और पैरा एकदम से क्या है? कम है, और पैरा तो बिल्कुल 1% है। ऑर्थो तो फिर भी, चूँकि मतलब यहाँ से बात क्या हुआ कि अगर ऑर्थो और पैरा में देखा जाए तो ऑर्थो मेजर माना जाता है और पैरा माइनर माना जाता है। माइनर नहीं मतलब उसका परसेंटेज कम होता है, माइनर तो दूसरा होगा। तो 6% और 1%, इसलिए पैरा का परसेंटेज कम है। चूँकि ये मेटा पोजीशन वाला सिस्टम है, इसलिए मेटा का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर NO2 डीएक्टिवेटर है ना, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ले जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर जाना नहीं चाहेगा। मेटा पर उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको मिलेगा। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम ओरिएंटेशन में आते हैं, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मान लीजिए कि एक बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन में 2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर दोनों ग्रुप सेम पोजीशन पर कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन एक ग्रुप कह रहा है कि ऑर्थो पर जाओ, एक ग्रुप कह रहा है कि मेटा पर जाओ, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम टॉपिक का नाम रखे हैं ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए अगर 2 डिफरेंट ग्रुप है, किसी बेंजीन में 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, दोनों एक्टिवेटर है, दोनों डोनर है, तो दोनों सेम पोजीशन पर उसको डायरेक्ट करेगा। उसके लिए जो ऑर्थो होगा, दूसरे के लिए दोनों ने, एक डोनर और एक एक्सेप्टर होगा। देखिए व्हेन 2 डिफरेंट ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन ए बेंजीन,
ring, then the more powerful activating group generally determine the outcome of the reaction. अगर दो ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें जो मोस्ट पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पावरफुल एक्टिवेटिंग नॉट डीएक्टिवेटिंग, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप जो बेंजीन में लगा हुआ होगा, प्रोडक्ट हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से नहीं लिखेंगे। डीएक्टिवेटिंग क्या बात मानेंगे, तो डीएक्टिवेटर तो बेंजीन को रिएक्ट करने के लिए मना करता है, तो इसलिए हम एक्टिवेटर को पकड़ेंगे जो बताता है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ना है सही से। तो यही बताया कि अगर बेंजीन में दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों ही मतलब डिफरेंट है, तो उसमें से जो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। अब इसमें से भी हम लोग केस बनाएंगे। रेनफोर्समेंट इफेक्ट इसमें नाम रखा गया है कि अगर दोनों ग्रुप फेवर डायरेक्टिविटी ऑफ ईच अदर, दोनों ग्रुप एक ही पोजीशन पर कहता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा इसका। ठीक है, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन इस केस में नहीं आता है। जैसे अब यहाँ देखिए OCH3, ये क्या है, डोनर, डोनर बोले या फिर एक्टिवेटर बोले, और ये क्या है, डीएक्टिवेटर। ये कहेगा कि आप मेटा पोजीशन पर जाओ, ये कहेगा कि कहाँ जाओ, मेटा पोजीशन पर, और ये क्या कहेगा कि या तो ऑर्थो पर चले जाओ। पैरा पर तो NO2 पहले से है तो जा नहीं सकता है, तो NO2 भी उसी पोजीशन को बता रहा है जो OCH3 बता रहा है। OCH3 का जो ऑर्थो है NO2 का मेटा है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल ईजिली क्या होता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है। नो कॉन्ट्राडिक्शन इन ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए ना NO2 ग्रुप का मेटा पोजीशन क्या हो जाएगा, ऑर्थो ये हो जाएगा, मेटा ये हो जाएगा, और OCH3 के लिए ऑर्थो हो जाएगा। तो ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टर, ये क्या है, OP डायरेक्टर, और ये क्या है, मेटा डायरेक्टर। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो मैच कर जा रहा है, पोजीशन ऑफ मेटा फॉर NO2 इज इक्वल टू ऑर्थो फॉर OCH3। OCH3 के लिए जो ऑर्थो है NO2 के लिए मेटा है, और दोनों अपने हिसाब से सही पोजीशन दिखा रहा है, तो इसमें इस तरह के रिएक्शन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलता है। अगर दो ग्रुप अपोज करें, एक कह रहा है कि ऑर्थो पर जाइए और एक कह रहा है कि मेटा पर जाइए, तो इस केस में क्या होता है, हमको देखना पड़ता है कि उसमें से जो मोस्ट पावरफुल है, अभी बात कर रहे थे, जो मोस्ट पावरफुल ग्रुप है एक्टिवेटर, उसके हिसाब से हम लोग रिंग में प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, इफ बोथ ग्रुप अपोज ईच अदर, देन इफ बोथ आर एक्टिवेटर डोनर, अगर दोनों डोनर हो तो दोनों डोनर में से जो स्ट्रॉन्ग डोनर होगा हम लोग उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लिखेंगे। जैसे देखिए CH3 क्या है, वीक डोनर है, वीक डोनर, और OCH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग डोनर है, ये मजबूत है। आदमी हमेशा मजबूत के तरफ जाता है, ये वीक है और OCH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है वो क्या कहेगा कि तुम यहाँ आओ ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पर जाओ, लेकिन पारा पोजीशन ब्लॉक है तो खाली ऑर्थो पर आएगा। और CH3 क्या कहेगा, ये कहेगा कि तुम इस मेरे ऑर्थो पोजीशन पर आओ, ये कह रहा है कि तुम मेरे ऑर्थो पोजीशन पर आओ, और CH3 कह रहा है कि हमारे ऑर्थो पोजीशन पर आओ। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, OCH3। तो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल को आपको अटैच करना है, वीक के हिसाब से, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर दिखाएंगे तो वो वीक हो जाएगा, मतलब कि माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर दो एक्टिवेटर ही है तो दोनों में से जो सबसे पावरफुल एक्टिवेटर होगा उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट लिखना है, जो कहेगा वहाँ पर जाना है। तो अभी क्या देखें कि इफ बोथ आर एक्टिवेटर देन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर इज फेवर्ड। इन द सेम वे अगर दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटर है तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। कैसे, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CHO वीक डीएक्टिवेटर है, वीक एक्सेप्टर, यहाँ हम इसको डीएक्टिवेटर लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, NO2 हो गया स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है,
ऑर्थो पर, और अब देखिए इसमें डोनर तो है नहीं, डोनर होता तो ऑर्थो पारा पर भेजता, इसमें दोनों ही मेटा पोजीशन है। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए मेटा पोजीशन ये हो जाता है और इसके लिए मेटा पोजीशन ये हो जाता है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आता है। NO2 कहेगा कि तुम हमारे मेटा पोजीशन पर जाओ और CHO कहेगा तुम मेरे मेटा पोजीशन पर जाओ, तो इलेक्ट्रोफाइल कंफ्यूज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या सोचेगा कि इस दोनों में जो कह रहा है सबसे पावरफुल कौन सा है, तो हम जानते हैं कि पावरफुल नाइट्रो ग्रुप होता है, अभी बात कर रहे थे। तो नाइट्रो ग्रुप कहेगा उसके मेटा पोजीशन पर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर आप देंगे ये होगा अकॉर्डिंग टू नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया अकॉर्डिंग टू NO2, NO2 के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा। और यदि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू CHO के हिसाब से हो गया। तो जो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से प्रोडक्ट लिखाएगा वो हो गया मेजर, और जो वीक के हिसाब से लिखाएगा वो क्या हो गया, माइनर। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो गया कंप्लीट। अब आते हैं प्रोडक्ट लिखने में। जैसे आपको ये प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, हम स्ट्रक्चर पहले से बना रखे हैं। आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो बेंजीन अगर है, एक के साथ अगर एक्टिवेटर लगा हुआ है, दूसरे के साथ डीएक्टिवेटर लगा हुआ है, तो आप हमेशा रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एक्टिवेटर के साथ करेंगे, क्योंकि एक्टिवेटर जिसमें लगा हुआ है वो बेंजीन ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, और जिसमें डीएक्टिवेटर लगा हुआ है वो बेंजीन मरा हुआ सा होगा, वो उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होगा। अब सोचिए ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे जोड़ेंगे कि इसमें जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये एक तरह से एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, जबकि ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये डीएक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बेंजीन में एक एक्सेप्टर ग्रुप लगा हुआ है, डीएक्टिवेटर लगा हुआ है, जबकि इस बेंजीन में एक लोन पेयर लगा हुआ है, लोन पेयर वाला सिस्टम यानी कि एक्टिवेटर लगा हुआ है। तो इस बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये बेंजीन होगा, लेफ्ट साइड वाला। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड के पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर इतना बड़ा सा ग्रुप के साथ रिपल्सन हो जाएगा, वो माइनर पे चला जाएगा, तो इसलिए इस बेंजीन पर नहीं अटैच होगा, इस बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। अब इसमें देखना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़े, कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। देखिए ये है डोनर, ये क्या है, डोनर, ये भी डोनर, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, लेकिन NH2 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर आप इसके हिसाब से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पोजीशन पर डालेंगे तो ये माइनर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने वीक के हिसाब से चला है और इसमें आपने स्ट्रॉन्ग के हिसाब से चला है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कहाँ पर जोड़ें, तो देखिए एक बेंजीन को आप ग्रुप मान लीजिए, एक को 1 फिनाइल कंसीडर्ड एज ग्रुप, एक को हम कंसीडर्ड कर लेते हैं ग्रुप की तरह, तो ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऑर्थो पर रिपल्सन होगा, तो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आपको जोड़ देना है, कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, ऐसा इसका ये प्रोडक्ट होगा। अब इसमें 3 रिंग हैं, तो ऐसा करते हैं, बीच वाले को मेन बेंजीन मान लेते हैं और साइड वाले को सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, तो ये बेंजीन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब दोनों बेंजीन से ज़्यादा बीच वाला बेंजीन क्या है, हाईली एक्टिवेटेड है, तो इसीलिए इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ दोनों सेम पोजीशन, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। बहुत जगह यहाँ पर ई करके लिखा जाता है, तो उसमें जो है वो माइनर में चला जाता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें OCH3 है, OCH3 है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर आएगा। ऑर्थो पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो पर रिपल्सन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है इसका। अब इसमें देखिए NO2 लगा हुआ है,
तो बहुत लोग इसमें क्या सोचते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, नहीं, ये एक्सेप्ट करेगा, इसके एक्सेप्ट करने से बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देना बंद नहीं करेगा, कम कर सकता है। यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन पहले भी दे रहा था उस बेंजीन को, लेकिन यहाँ पर अगर कोई इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको देने का जो स्पीड है वो कम जाएगा, उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं होगा, कम जाएगा। इसलिए अभी भी इसमें पैरा पोजीशन पर ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो मेटा पर जोड़ देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन देने का स्पीड कम कर दिया है। यहाँ पर लिखेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 बेंजीन रिंग डोनेट इलेक्ट्रॉन स्लोली, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो धीरे करे या फिर फास्ट करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो पैरा पर ही ज़्यादा होना है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताया एक बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी के बारे में, कि बेंजीन रिंग किस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करता है। डोनर लगा करके, एक्सेप्टर लगने से डीएक्टिवेटर हो जाता है, और पोजीशन कहाँ होगा, पोजीशनिंग जो उसका होना चाहिए वो सही जगह पर होना चाहिए। मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम क्लास 12 का हैलो अल्केन चैप्टर बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।